परीक्षा रीट लेवल फर्स्ट हो या रीट लेवल सेकंड हो, दोनों ही पेपर के अंदर जो है वो राजस्थान जीके का विशेष योगदान है, यानी राजस्थान जीके जो है वो सिलेक्शन का आधार रहेगा। और इसीलिए राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट कल्चर, इन 4 विषयों को हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये जो विषय हैं ये पेपर का आधार है। ऑलमोस्ट 60% जो पार्ट है रीट लेवल फर्स्ट में और 50% पार्ट है रीट लेवल सेकंड में, वो इन्हीं 4 विषयों का है। तो राजस्थान जीके जिसका अच्छा होगा उसका सिलेक्शन फिर पक्का होगा, राजस्थान जीके जिसका अच्छा होगा उसका सिलेक्शन पक्का होगा। तो हमारा भी सिलेक्शन पक्का हो, इसीलिए राजस्थान जीके कर रहे हैं। और राजस्थान जीके का सबसे अच्छा जो तोड़ है वो यही है, राजस्थान जीके का जो सबसे अच्छा तोड़ है, जहां से आप पढ़ें, इससे अच्छा कोई और जो है वो संसाधन आपको राजस्थान जीके के लिए नहीं मिलेगा। जो अब हम पढ़ रहे हैं ओल्ड आरबीएससी प्लस हमारा राजस्थान जीके का, ये मान लीजिए संजीवनी बूटी है, बस ये मान के चलिए आप। तो देखिए ये 4 चैप्टर ऊपर वाले हमने पढ़ लिए हैं और अभी हम चर्चा कर रहे हैं 5 से लेकर और 9 तक के चैप्टर की। तो चलिए राजस्थान में व्यापार की जो है चर्चा शुरू करते हैं। देखिए राजस्थान में व्यापार, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र की जो मिल है वो कौन सी थी, तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी। एंड द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी और कहां की गई थी, तो ब्यावर में की गई थी 1889 में। एंड वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है भीलवाड़ा को, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, इसे भीलवाड़ा कहा जाता है, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान का सूती वस्त्र के बाद दूसरा कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो यह है आपका चीनी उद्योग। और कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण किया गया था 2019 में किया गया था। कब किया गया था, 2019 में किया गया था। राजस्थान अध्ययन 9 से 12, राजस्थान अध्ययन 9 से 12 पढ़ेंगे हम। इनके बाद राजस्थान अध्ययन 9 से 12 ही पढ़ेंगे, पहले ये कर लेते हैं और इसके बाद राजस्थान अध्ययन 9 से 12 करेंगे। उसको पहले इसलिए नहीं कर रहे हैं हम क्योंकि पहले ये ज्यादा जरूरी है, फिर राजस्थान अध्ययन भी आपको करवाएंगे। बिल्कुल राजस्थान अध्ययन 9 से 12 में हमने शायद 10 तक तो कर लिया था और 2 बुक और पढ़िए, करवा देंगे, लेकिन एक बार फिर से 4 बुक एक साथ ही शुरू करेंगे। तो बिल्कुल 100% करवाएंगे राजस्थान अध्ययन, आपको बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। पहले ये 10 तक कर लेते हैं, फिर राजस्थान अध्ययन शुरू करवा देंगे। नेक्स्ट देखिएगा 6ठा चैप्टर, राजस्थान के प्रमुख राजवंश। पर आपका टॉपिक है ये, रीट लेवल फर्स्ट में भी है, रीट लेवल सेकंड में भी है, राजस्थान के प्रमुख राजवंश। देखिए पृथ्वीराज चौहान का शासन काल रहा था 1177 से 1192 तक, और पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम था कर्पूरी देवी और सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सर्वप्रथम किस पर ध्यान दिया इन्होंने, जो आंतरिक स्थिति थी, आंतरिक जो उनके प्रतिद्वंदी थे, उनके जो दुश्मन थे घर के अंदर वाले, उन पे इन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया। एंड पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे, तो 6 भाषाओं के ये जानकार थे। अभी एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, पृथ्वीराज चौहान, उसमें बड़ा ही बकवास तरीके से दिखाया गया इतिहास को, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, इसीलिए वो मूवी जो है फ्लॉप हो गई थी। क्योंकि जो पृथ्वीराज थे उन पृथ्वीराज का उन्होंने -1% भी नहीं दिखाया, यानी उस पृथ्वीराज नामक एक करैक्टर का इंसाफ नहीं हुआ उस मूवी में। पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवि और विद्वान थे, तो विद्यापति गौड़ थे, वागीश्वर थे, जानक थे, विश्वरूप जनार्दन थे, चंद्रवरदाई थे और पृथ्वी भट्ट थे। पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की थी, चंद्रवरदाई ने की थी, याद रखिएगा।
और महाराणा कुंभा का शासनकाल था, महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से और 1468 तक था। महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था 1417 में। महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे 1433 में। और महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम था? तो देखो त्रिवेणी संगम था 3K का, ट्रिपल के। महाराणा कुंभा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान का वह शासक जिसके व्यक्तित्व में त्रिवेणी संगम था, तो किसका त्रिवेणी संगम था? ये कटार यानी एक अच्छे योद्धा थे, कलम अर्थात एक अच्छे लेखक थे, और कला एक अच्छे कलाकार थे। यानी अच्छा योद्धा, अच्छा कलाकार और अच्छा साहित्यकार, ये तीनों जो गुण थे वो महाराणा कुंभा में था। नेक्स्ट देखिएगा, मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है महाराणा कुंभा के शासनकाल को। मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण करवाया इन्होंने? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। और कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग जो है वो है अचलगढ़, बसंती दुर्ग, भौमट दुर्ग, मचान का दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ, ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग नहीं बनाया था कुंभा ने, उसमें विजय स्तंभ बनाया था। और कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन से थे? तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज की, रायन की, महाराणा की, दान गुरु की, हाल गुरु की, परम गुरु की और चाप गुरु की। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम हमारा राजस्थान के अंदर, ये चैप्टर के अंदर देखो कक्षा 6 में थोड़ा, कक्षा 7 में थोड़ा, कक्षा 8 में थोड़ा, कक्षा 9 में थोड़ा और कक्षा 10 में थोड़ा, ऐसे करके राजस्थान जीके के प्रत्येक विषय को थोड़ा थोड़ा करके दिया गया है। और जब आप 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट करेंगे तो आपका कंप्लीट राजस्थान जीके कवर हो जाएगा, कंप्लीट राजस्थान जीके। क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 तक, और राणा सांगा का वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। राणा सांगा किसके पुत्र थे? तो राणा रायमल के ये पुत्र थे। नेक्स्ट देखिए, राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड़ के शासक जो थे वो कौन थे? तो महाराणा सांगा थे। और महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? तो इनके शरीर पर 80 घाव थे। यानी बचपन से ही महाराणा सांगा जो है वो संघर्ष में रहे। पहले अपने भाइयों के साथ इनका संघर्ष चला, और भाइयों के साथ संघर्ष में इनके शरीर के अंदर जो है वो बहुत सारे घाव हुए, जिसमें इनके भाइयों ने इनकी एक आंख जो है वो तलवार मार दी थी आंख में। बहुत सारे इन्होंने युद्ध किए, किसी युद्ध में इनका पैर कट गया, आधा पैर कटा हुआ था, आधा हाथ कटा हुआ था, और शरीर में जगह जगह तलवारों के क्या थे? इनके घाव लगे हुए थे। तो टोटल शरीर में 80 घाव थे इनके। और मालदेव का शासनकाल 1532 से 1562 तक, ये जोधपुर के शासक थे मालदेव। मालदेव किसके पुत्र थे? राव गांगा के। और मेवाड़ का सूर्य युग कहलाता है मालदेव का शासनकाल। और मालदीव में कितने युद्ध किए थे मालदेव ने कितने युद्ध किए थे? तो मालदेव ने 58 युद्ध जो है वो किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, मालदेव का कितने परगनों पर अधिकार था? 58 परगनों पर अधिकार था। मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया? इन्होंने सोजत दुर्ग पाली का निर्माण करवाया, इन्होंने मालकोट दुर्ग मेड़ता का निर्माण करवाया, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। मालदेव का देहांत हुआ था 1562 में। और किसके शासनकाल को हसमत वाला, किसने मालदेव को हसमत वाला शासक कहा था? तो फारसी इतिहासकार ने कहा था। महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा 1572 से 1597 तक। और महाराणा प्रताप के पुत्र थे उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पुत्र कौन थे? उदय सिंह थे। और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में। और महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंताबाई। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 में। और महाराणा प्रताप का भाई नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया था जगमाल। जगमाल जो था महाराणा प्रताप का भाई था, छोटा था, लेकिन इनकी
मां ने इनको शासक बना दिया था जगमाल को, और जनता ने और सामंतों ने बाद में महाराणा प्रताप को शासक बना दिया। इसलिए जगमाल नाराज हो गया और ये इनके दुश्मन, इनके शत्रु अकबर के पास जो है ये चला जाता है ना। किसके पास चला जाता है? ये अकबर के पास जो है वो चला जाता है। इसके बाद देखिएगा, महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई थी? विश्व वल्लभ। और महाराणा राय सिंह का शासनकाल था 1574 से 1612 तक। राय सिंह किसके पुत्र थे? राव कल्याणमल के। और राय सिंह का जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 में। राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था 1574 में। और राजपूतों का कर्ण या राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार राय सिंह को कहा जाता है। राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था बताएं? थोड़े कमेंट देख लेता हूं आपके। मारवाड़ का मालदेव सर जी, आपने हाँ मेवाड़ बोल दिया हो तो मैंने इसके लिए खेद प्रकट करते हैं भाई मुकेश जी, जल्दबाजी में। मारवाड़, बिल्कुल मारवाड़ के थे मालदेव। नहीं, मेवाड़ मारवाड़ मिक्स करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको अभी मैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश का टॉपिक करवाऊंगा बहुत ही जल्दी, और उसमें हम मारवाड़ को अलग पढ़ेंगे, मेवाड़ को अलग पढ़ेंगे। दोनों बिल्कुल भी मिक्स जो है वो हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है कि मुझसे पढ़ते समय जल्दबाजी में जो है ना ऐसा कुछ हो जाए, तो इसके लिए मैं, आप लिखे हुए पे ज्यादा विश्वास करना। कभी कभी क्या कि ऐसे शब्द निकल जाते हैं जल्दबाजी में, तो इसके लिए खेद प्रकट कर देता हूं। राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण किया था? तो जूनागढ़ का निर्माण करवाया था, बीकानेर में, बीकानेर में जूनागढ़ का। और राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना किसने करवाई थी? महाराजा राय सिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल था जयपुर में 1621 से 1667 तक। और जयसिंह अजमेर की गद्दी पर कब बैठे? अजमेर नहीं था यहां पर, जयसिंह के लिए आमेर आएगा यहां पर। क्या आएगा? आमेर। आमेर की गद्दी पर कब बैठे थे ये? तो 1621 में। और आमेर के शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जयसिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा था? तो अहमदनगर अभियान पे जो है वो भेजा था। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शाहजहां ने दी थी 1639 में। और मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिणी अभियान में शिवाजी के विरुद्ध किसने भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था। ठीक है। और बिहारी सतसई की रचना किसने की थी? 1662 में बिहारी ने की थी। एंड जयसिंह चरित्र की रचना किसने की थी? राम कवि ने की थी। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल था 1638 से 1678 तक। और जसवंत सिंह का जन्म हुआ था 1626 में बुरहानपुर में। जसवंत सिंह के पिता जो थे वो थे गज सिंह। और जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना। जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना करवाई थी? आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय। ये जसवंत सिंह वही शासक है जो एक बार मुगलों के साथ युद्ध में गए हुए थे, जो इनका गृह युद्ध चल रहा था, मुगलों का उत्तराधिकार का युद्ध। तो ये युद्ध से बीच में आ गए, और जब ऐसी बात का पता इनकी रानी को चला कि इनके पति जसवंत सिंह युद्ध में बीच में आ गए हैं, तो रानी ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे। और जसवंत सिंह बाहर से गेट खुड़काते रहे थे, लेकिन दुर्ग में इनको प्रवेश होने नहीं दिया। बाद में इनको समझाया गया था कि वो किस कारण से आए हैं और कैसे आए हैं, तब जाके जो है वो बहुत ज्यादा समझाइश पर दुर्ग के दरवाजे खोले गए थे। ऐसी थी हमारी राजस्थान की वीरांगनाएं। वो हमारे राजस्थान की वीरांगनाओं के बारे में अगर आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे राजस्थान की वीरांगनाओं की ये रूल था कि कायर की पत्नी बन के नहीं रहना, इससे अच्छा मर जाना, इससे अच्छा बिना पति रह जाना। लेकिन कायर की पत्नी बन के नहीं रहना, विश्वासघात करने वाले, धोखा देने वाले पति की पत्नी बन के नहीं रहना। जैसे एक और उदाहरण है रूठी रानी का। पति ने धोखा दे दिया था, पूरे जीवन भर बोली नहीं,
तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको जो है वो हमारे राजस्थान के इतिहास में मिलेंगे। यहाँ केवल पुरुष ही वीर योद्धा नहीं हुए हैं, हमारी जो राजस्थान की वीरांगनाएं हैं वो भी वीर और योद्धा के रूप में जो है वो क्या है, प्रसिद्धि प्राप्त करती है। नेक्स्ट देखिए, महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल जो था वो 1652 से 1680 के मध्य था। और महाराजा राज सिंह किसके पुत्र थे, तो ये महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे। मेवाड़ के किस शासक ने वृष से गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ की मूर्ति मेवाड़ लाकर लेकर आए थे, तो महाराणा राज सिंह लेके आए थे। महाराणा राज सिंह जो थे वो मेवाड़ के शासक थे, और इस समय मुगल शासक जो था वो कौन था, औरंगजेब था। और औरंगजेब ने अपनी सेना को आदेश दिया कि पूरे भारत में जितने भी हिंदू मंदिर हैं, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, उन सबका विध्वंस किया जाए, उन सबको तोड़ दिया जाए। और इसीलिए औरंगजेब के आदेश पर सारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। तो यहां से गोवर्धन नाथ जी की जो मूर्ति है वो बचाने के लिए मेवाड़ लेकर आए थे महाराजा राज सिंह। और उदयपुर में अब अंबा माता का मंदिर किसने बनाया था, महाराजा राज सिंह प्रथम ने बनाया था। रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया है। रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर खुदवाई गई है, तो ये 25 शिलाओं पर जो है वो खुदवाई गई है। और देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, राज प्रशस्ति है। स्वाई जयसिंह का शासनकाल रहा है 1699 से 1743 तक, और स्वाई जयसिंह का जन्म हुआ था 1688 में। स्वाई जयसिंह राज सिंहासन पर बैठे थे 1699 में। स्वाई जयसिंह को किसने सवाई की उपाधि दी थी, यह भी क्वेश्चन अच्छा है। औरंगजेब ने इनको जो है सवाई की उपाधि जो है वो दी थी। आमेर किस स्थान पर जयपुर को राजस्थान, आमेर किस स्थान पर, आमेर के होना चाहिए था, आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनाया था, स्वाई जयसिंह ने। और जिज ए मोहम्मद शाही की रचना किसने की थी, स्वाई जयसिंह ने की थी। जयसिंह कारिका का संबंध था ज्योतिष विधा से, जिसकी रचना स्वाई जयसिंह ने करवाई थी। स्वाई जयसिंह ने कहा सौर वेदशाला का निर्माण करवाया था, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन, इसमें ऑप्शन आता है आगरा। और आगरा ऑप्शन भी हमें कभी कभी सही लगने लगता है, तो इसको बड़े ध्यान से आप पेपर में देखना, याद रखना कहां कहां है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, महाराजा सूरजमल का शासनकाल रहा है 1755 से 1763 तक। और सूरजमल कहां के शासक थे, भरतपुर के। और सूरजमल के पिता थे बदन सिंह, और कविवर सुदन और अखेराज गर्ग किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे, तो ये महाराजा सूरजमल के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। और नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 7, आजादी का आंदोलन और राजस्थान। आजादी के आंदोलन में राजस्थान की क्या भागीदारी थी, आइए इस पे चर्चा करते हैं। कुछ टाइपिंग मिस्टेक रही है, जैसे आमेर को अमीर लिखा गया है, तो ऐसी जो टाइपिंग मिस्टेक है, वैसे कोई बड़ी टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, और एक आधी नॉर्मल टाइपिंग मिस्टेक है। ये ऐसी गलतियां हैं जिनको आप खुद भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये प्रयत्न करेंगे कि इस प्रकार की गलतियों को जल्द से जल्द सुधारें और आपको जो है वो एक बिल्कुल 100% करेक्ट जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड करें। नेक्स्ट देखिएगा, आजादी का आंदोलन। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय जाता है
भारत के अंदर एक संगठित किसान आंदोलन जो है वो मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन से शुरू होता है। और बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चला था। और मजे की बात क्या है कि 44 ईयर आंदोलन चला और एक बार भी हिंसा नहीं हुई इसमें, एक बार भी इसमें हिंसा नहीं हुई। ये अहिंसक आंदोलन रहा और 44 सालों तक चल पाया। ठीक है, सबसे बड़ा ये आंदोलन है। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? भीलवाड़ा से है। और बिजोलिया किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो मेवाड़ रियासत से जो है वो संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो धाकड़ जाति के जो जाट है, यानी जाटों के अंदर धाकड़ जो जाट है, जाट होते हैं कि धाकड़ है, लेकिन धाकड़ जाति के थे ये। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में जो है वो हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण जो था वो था 1897 से 1914 और बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा जो चरण था वो 1914 से 1923 और तीसरा जो चरण था वो 1923 से 1941 तक था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? 1897 से लेकर और 1941 तक ये आंदोलन जो है वो चला था। किसने बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार की लाग यानी कर लगा दी गई थी? तो 1997 में राव कृष्ण सिंह ने इन पर 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए थे, 84 प्रकार के। और 84 प्रकार के कर की शिकायत किसने मेवाड़ के महाराणा से की थी? नानाजी और ठाकरी पटेल ने। रियासत से नाराज होकर कृष्ण राव ने कौन सा कर लगाया था? चौरी कर। चौरी कर कैसा होता है कि चौरी कर एक ऐसा कर होता है जिसमें चौरी कर उन सबको देना पड़ता है जो अपने घर पर अपनी बेटी की शादी करेगा। यानी शादी में जो फेरे होते हैं, फेरों के लिए चौरी बनाई जाती है। जैसे आजकल हम मंडप कहते हैं ना, मंडप कहते हैं। मंडप में फेरे होते हैं। तो जिसके घर पे मंडप बनेगा, जिसके घर पे चौरी बनेगी लड़की के विवाह में, उसको एक टैक्स देना पड़ेगा। अब किसान बेचारे पहले ही 84 प्रकार के टैक्स दे रहे थे और उस पर एक और 85वां टैक्स लगा दिया चौरी कर, कि जो किसान अपनी लड़की का विवाह करेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। इससे किसान और ज्यादा जो है वो परेशान हुए। बिजोलिया के किसानों पर तलवार बंदी कर किसने लगाई? पृथ्वी सिंह ने लगाई, तलवार बंधाई कर। इसमें क्या होता था कि जब भी कोई नया सामंत बनेगा तो उसको नए सामंत बनने पर एक टैक्स देना पड़ेगा। इन सभी करों का विरोध किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किया? साधु सीताराम दास और फतेहकरण चारण के नेतृत्व में। और विजय सिंह पथिक ने 1917 में किसकी स्थापना की थी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? आंदोलन के दूसरे चरण में आंदोलन का दूसरा चरण किसके नेतृत्व में? तो माणिक्यलाल वर्मा। और आंदोलन का तीसरा चरण जो है वो जमनालाल बजाज। ये जो चारों ही क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से जो है वो ध्यान से याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचारी के आदेश से किसे बिजोलिया भेजा गया था? राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को। और बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन सी थी? इस आंदोलन में पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी बहुत ही बढ़ चढ़कर जो है वो भाग लिया था। – 1915 तक नहीं था, 1915 लिखा हुआ है, कौन सा सही है? देखिए 1915 और इसमें लिखा हुआ है आपका, आप कह रहे हैं कि 1915 लिखा हुआ है और इसमें देखो 1900 आपको बताया गया है। (1914) बताया गया है। तो 1914 और 1915, तो इसमें 1914 ही ठीक है। और अगर कुछ ऐसी कंडीशन लगती है कि ऑप्शन में 1914 ना हो तो फिर 1915 भी आप कर सकते हैं, वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीसी बुक में कहीं 1944 तो कहीं 1931 नहीं, अगर कहीं 1931 लिखा हुआ है तो वो गलत है ना, बाकी सही यही है।
ऐसा नहीं है कि हर जगह अलग अलग लिखा हुआ है, कुछ हो सकता है एक आधी जगह अलग लिखा हो, लेकिन वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं है। 1914-15 तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1931 तो बिल्कुल सरासर गलत है। यही सही है। 1897 से 1914 और 1914 से 1923, 1923 से 1941, ये सही है। ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा सही है ये। बाकी जो भी लिखा गया है 1915 है या 1931 आप बता रहे हो, वो बिल्कुल भी गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बेंगू किसान आंदोलन, हाँ मैं ये बात कर रहा था, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसमें नाम आता है अंजना देवी चौधरी का, नारायणी देवी का और रमा देवी का। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक के आदेश पर रामनारायण चौधरी ने। ट्रेज कमिश्नर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से है। और ट्रेज कमीशन ने कहां के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था? गोविंदपुरा के किसानों पर। रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से है। और 53 जो 53 मांगे थी इनकी, 53 मांगों में से कितनी मांगे बेंगू किसान आंदोलन में मांग ली गई थी? 34 मांगे मान ली गई थी। और बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1926 में। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित न्यूनाराम, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर ने। बूंदी के बारड़ में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों में कौन शहीद हो गए थे? नानक भील शहीद हो गए थे। अच्छा क्वेश्चन है ये। और अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण था जंगली सुअर, क्योंकि यहाँ के शासक जो थे उन्होंने ये आदेश दे दिया था, महाराजा जयसिंह थे यहाँ के शासक अलवर के, इन्होंने कहा कि आप बूंदी के अंदर जो है ना किसी भी सुअर को नहीं मारोगे, जंगली सुअर को मारोगे नहीं। और जंगली सुअर बहुत ज्यादा हो गए, और जंगली सुअर बहुत ज्यादा होने से क्या हुआ कि जंगली सुअर खेतों में जाते थे और खेतों को नुकसान पहुंचाने लगे। इससे यहाँ के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा, और फिर किसान इससे तंग आकर क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अलवर किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ 1921। अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक थे महाराजा जयसिंह। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, और इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन आता है विनय सिंह। क्या ऑप्शन आता है? विनय सिंह, है ना। और ज्यादातर बच्चे जिनका अच्छे से नहीं पढ़ा होता है वो क्या कर देते हैं? यहां पर विनय सिंह उत्तर कर देते हैं कि हाँ अलवर के शासक रहे हैं विनय सिंह, लेकिन किसान आंदोलन के समय विनय सिंह नहीं थे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप खास तौर पर जो है वो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलवर किसान आंदोलन में कहां पर सैकड़ों किसानों पर गोलियां चलाई गई थी? नीमूचना कांड हुआ था, तो नीमूचना में। और इस घटना को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। नीमूचना कांड को, किस घटना को? और जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था सीकर, और सीकर के शासक थे कल्याण सिंह। इसलिए सीकर में जब आप जाओगे तो कल्याण कॉलेज, कल्याण हॉस्पिटल, है ना, इस तरीके की बहुत सारी, कल्याण सर्किल, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं या स्थान है जिनका नाम कल्याण सिंह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सीकर के शासक थे। और किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? तो सीकर किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह। चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया था? मास्टर कालीचरण ने। अच्छा क्वेश्चन है। भीलों में जन जागृति का प्रसार करने वाले थे गोविंद गुरु। गोविंद गुरु कौन सी संस्था के संस्थापक थे? संप सभा के संस्थापक थे। 1913 में कहां पर आश्विन शुद्धि पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था? तो संप सभा का अधिवेशन हो रहा था मानगढ़ की पहाड़ी पर। और आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा के रूप में जाने जाते हैं मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। और किस किसान आंदोलन को 21 सूत्री मांग पत्र
किस किसान आंदोलन में 21 सूत्री मांग पत्र जो है वो बनाया गया था, यानी 21 मांगे रखी गई थी एक ही आंदोलन में। और 21 सूत्री मांग पत्र को किस नाम से जाना जाता था? मेवाड़ की पुकार। उदयपुर के महाराणा ने 21 में से कितनी मांगे मान ली थी? 18। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी लोगों को संगठित करने का श्रेय जाता है भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी को। मीना चौकीदारी करने के बदले गांव के लोगों से क्या लेते थे? चौथ लेते थे, यानी थोड़ा सा पैसा लेते थे कि भाई हम आपके गांव की रखवाली करेंगे, चौकीदारी करेंगे, आप हमें जो है क्या देना? थोड़ा सा पैसा दे देना, जिससे हमारा घर खर्च चलता रहेगा। चौकीदारी करने वाले मीना क्या कहे गए? चौकीदार मीना। और सरकार ने मीना जनजाति पर कौन सा कानून बनाया? 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में कितनी आयु से अधिक महिला और पुरुष को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति होनी पड़ती थी, हाजिरी देनी पड़ती थी? 12। यानी सरकार ने क्या करा, एक्चुअली होता क्या था कि मीना जो है वो टैक्स वो टहरा देते थे, और थोड़ा सा ये सरकार जो चोरी वगैरह का काम होता था ना, उसमें मीना लोगों की भागीदारी बहुत ज्यादा होती थी। तो उस टाइम की सरकार ने क्या करा, इन पे एक एक्ट बना दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924, जिसके तहत 12 वर्ष के बाद के जितने भी महिला पुरुष थे उन सबको रोजाना थाने में जाके हाजिरी देनी पड़ती थी और बताना पड़ता था कि वो क्या कर रहे हैं या कहां पर है और क्या काम कर रहे हैं। प्रजा मंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। किसने कहा कि राजस्थान में जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की 1934 में। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने भंवरलाल सर्राफ। मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी जमनालाल बजाज के प्रयास से। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में। जयपुर प्रजामंडल में प्रजामंडल का कार्य प्रारंभ हुआ चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में। और जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी माणिक्यलाल वर्मा ने। इसमें से जो आप अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन, ये जो मैं आरबीएससी चाहे ओल्ड हो या ये हमारा राजस्थान हो, इसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जिसको आप ऐसे कह दे यार वो तो मोस्ट क्यों है। यानी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सके, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप नजरअंदाज कर सके। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन अच्छे से मैंने कहा आपको पहले भी, आपसे मैं फिर एक बार आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप कहीं पर भी पढ़ें, किसी भी कोचिंग में पढ़ें, किसी भी गाइड से पढ़ें, सप्ताह में 7 दिनों में एक बार ये जो पीडीएफ आप डाउनलोड कर रहे हैं ना, या तो इनके नोट्स बना लीजिए अपने रजिस्टर में, या फिर इनकी प्रिंट निकलवा लीजिए। और 7 दिन में तय करें कि 7 दिन में एक बार आप इनका रिवीजन करें। आपको 100% फायदा होगा। ये आयुर्वेदिक दवाई है, नुकसान 0%, फायदा 100%। बाकी आपकी मर्जी है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। अब ये बात मैं अगर पैसे लेकर कह रहा होता ना तो आप इसको जरूर मानते। जैसे मान लो मैं कोई बड़ी कोचिंग में पढ़ा रहा होता और आपको कहता कि देखो ये पढ़ना है, तो आप कहते वाह गुरजीत है तो मानना बेरोगो ने क्या ही बता दियो, अब मैं पढ़ जा। लेकिन हमारा सारा डाटा फ्री है, निःशुल्क है, और सारी क्लासें निःशुल्क है। इसीलिए क्या है कि बहुत ज्यादा बच्चे इस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं। और मैं आपको 2021-22 दोनों रीट के पेपर का उदाहरण बता रहा हूं। बच्चों ने खुद फोन करके कहा कि सर हम आपकी 1-2 क्लासें देखे थे और हमें लगा कि सर तो ऐसे ही है, ऐसे फ्री में कौन पढ़ाता है, सर पूरा नहीं करवाएंगे, तो हमने 1-2 क्लास करके छोड़ दिया। और बाद में अब पेपर देने के बाद हमने आपकी पीडीएफ डाउनलोड की, और जब हमने देखा पीडीएफ डाउनलोड करके आपकी, तो सारे क्वेश्चन इसी में से थे।
अब हमें बड़ा धोखा हो रहा है, अब हमें बड़ा जो है वो अफसोस हो रहा है कि हमने क्यों नहीं पढ़ा ढंग से, सीरियस होकर हमने आपकी बात क्यों नहीं मानी। और ये आपके ही फोन आए थे ऐसे बहुत सारे बच्चों के, और जिन बच्चों ने इन बातों को सीरियस मान के तैयारी की वो बच्चे रीट 2021 में बहुत अच्छे अंक लेके आए, रीट 2022 में भी बहुत अच्छे अंक लेके आए हैं। और इस चूंकि मैं तो रीट की तैयारी करवाता हूं, लेकिन जिन जो बच्चे एलडीसी, पटवारी, पुलिस इनकी भी तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों ने फोन करके कहा कि सर हम तो इनकी तैयारी नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे दोस्त कर रहे थे और उन्होंने जब आपका प्रिंट निकाल रखा था तो हमने उनका कॉपी करवा लिया और कॉपी करवा के हम पढ़े, हमें बड़ा फायदा हुआ है। तो आपकी मर्जी, आप सीरियस ले ना ले, बट ये सब बातें सत्य हैं और बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको ऐसे कहूंगा और इसमें मेरे को कोई लाखों रुपए का फायदा होगा, तो वो वाली भी बात है नहीं। तो देखो सीधी सीधी बात है, आप माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक भैया। अपन मारवाड़ी में कहावत नहीं, माने तो देव नहीं तो भिंता को लेव, है ना, माने तो देव नहीं तो भिंत को लेव। हिंदी में इसको ऐसे कहते हैं कि माने तो भगवान नहीं तो पत्थर। तो बस यही बात है और बाकी कोई मैटर नहीं, अपना इसमें कोई स्वार्थ नहीं, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे पढ़े। 1938 में मघाराम वेद लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा कोलकाता में की गई थी, एकमात्र प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित हुआ था 30 जून 1946 में रायसिंह नगर में। कोटा प्रजामंडल या हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना न्यूनाराम ने की थी। कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ 1938 कोटा में। गोविंद गुरु का जन्म हुआ डूंगरपुर राज्य के एक साधारण बंजारा परिवार में। गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे, तो दयानंद सरस्वती से। और गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना 1903 में की थी। और संप सभा संप किस भाषा का शब्द है, राजस्थानी भाषा का शब्द है। संप यानी प्रेम से या बंधुत्व के साथ रहना। अर्जुनलाल सेठी का संबंध किससे है, किस रियासत से है, जयपुर से। और वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में किसने की थी, अर्जुनलाल सेठी ने। अर्जुनलाल सेठी कितनी भाषाओं के जानकार थे, 5 भाषा, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी, पाली। और वर्धमान विद्यालय से क्या किया जाता था, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह का जिम्मा किसे सौंपा गया था, अर्जुनलाल सेठी को। और चेतावनी चुंगटिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने रचना की थी इसकी, चेतावनी चुंगटिया, केसरी सिंह बारट। और किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक का जन्म कहां हुआ था, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, बिजोलिया का। और सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहां हुआ था, पोखरण में। और किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बड़ा इनाम रखा था, ठाकुर जोरावर सिंह बारट को। और केसरी सिंह बारट के पुत्र थे कुंवर प्रताप सिंह। अब चैप्टर नंबर 8 आता है, आजादी पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। ठीक है, आ रहा है बातें समझ में आपको। अब देखिए, आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार। सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं, आखा तीज, अक्षय तृतीया के दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। इस दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह इस दिन जो है वो होते हैं। देखिए, मैं प्रयास करूंगा आपको मैं फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र का टॉपिक करवाने का, लेकिन एक बार आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, नेक्स्ट मंथ में ऐसा सोचूंगा थोड़ा सा। ठीक है। मध्यकाल में सती प्रथा रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने किया था। और किसके प्रयास से सती प्रथा पर कानून बनाया गया था, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय का प्रयास से सती प्रथा कानून बनाया गया था 1829 में। राजा राम मोहन राय के प्रयास से किस अंग्रेज अधिकारी ने सती प्रथा निषेध कानून जो है वो पारित किया था, लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून बनाया, जयपुर। ऐसे क्वेश्चन खास तौर पर आप याद रखेंगे। और राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्यावध प्रतिबंध लगाया, कोटा।
और कोटा के बाद कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत थी बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर। और राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज उठाई? दयानंद सरस्वती ने। राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह निषेध कानून बनाया? तो 10 दिसंबर 1903 में अलवर ने। ऐसे क्वेश्चन खास तौर पर याद रखने हैं। दास प्रथा और किस नाम से जानी जाती है? चाकरी या चाकर। चाकर प्रथा हाली प्रथा के नाम से। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम पारित किया 1833 में। और राजस्थान की किस रियासत शब्द था? रियासत में डाकन प्रथा का प्रचलन अधिक था। मेवाड़ और कोटा राज्य में खासतौर पर आदिवासियों में जो है डाकन प्रथा का बहुत ज्यादा प्रचलन रहा है। डाइन प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? 1853 में राजपुताना केजी जी ने। और ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी के पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया? इंडिजीनियस एजुकेशन यानी देसी शिक्षा। और राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहां खोला गया? 1819 में अजमेर। और राजस्थान में कब अंग्रेजी भाषा राज्य की राजभाषा बनी? तो 1853। और 19वीं शताब्दी में किस रियासत को छोड़कर सभी में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हो चुका था? जैसलमेर। जैसलमेर सबसे पिछड़ा रहा हमेशा ही। राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई और किसने की? वॉइस रॉय लॉर्ड मेयो ने 1872 में अजमेर में। और राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना किसने की? पंडित जनार्दन राय नागर ने 21 अगस्त 1937। राजस्थान में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ हुआ 1861 में। राजस्थान द्वारा पहला कन्या स्कूल खोला गया 1866 पुष्कर अजमेर में। आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का धनी के नाम से जाना जाता है भोगीलाल पांड्या। और भोगीलाल पांडे का जन्म कब और कहां हुआ? तो 1904 में डूंगरपुर में हुआ। और बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या ने। और नाना भाई खाट और सिंगा भाई का संबंध है डूंगरपुर से। पुलिस किस विद्यालय को बंद करवाने के लिए नाना भाई की हत्या की और सिंगा भाई को क्रूरता से पीटा? जन जागृति सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला को। और 13 वर्षीय भील बालिका ने अपने शिक्षक को बचाने के लिए शहीद हो गई थी कालीबाई। और हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ 24 नवंबर 1899 जोबनेर जयपुर में। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने। वह समाज सेवक जो स्वतंत्र राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बना हीरालाल शास्त्री। और किशोरी देवी का संबंध किससे है? झुंझुनू से है। और किसने जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया? मामा बालेश्वर दयाल ने। और संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और ये है संविधान सभा के सदस्य। मोस्ट है राजस्थान के वो लोग जो संविधान सभा में शामिल थे। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे कि अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा का सदस्य कौन था? बुकुट बिहारी लाल भार्गव। कोटा से संविधान सभा का सदस्य कौन था? दलेल सिंह। तो ये आप जो हो जब पीडीएफ डालूंगा मैं अभी तो उसको आप पढ़ लेना, क्योंकि अभी तो आपको साफ दिखाई नहीं देगी। तो ये अपना जो है वो हमारा राजस्थान कंप्लीट हो चुका है। कल सामाजिक विज्ञान ओल्ड सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की शुरुआत करेंगे इसी टाइम। तब तक के लिए